दोस्तों नमस्कार। क्रेवॉस फार्मास्यूटिकल के इस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में मैं निमिष भंसाली आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले 2 वीडियोस में आपने देखा, गर्भावस्था की पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और अब तीसरी तिमाही पर बात करने के लिए हमारे साथ जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम ओबेजा जी हैं। जानते ही हैं आप, वर्षों का अनुभव है, तो एक डॉक्टर के रूप में, एक माँ के रूप में जो सलाह देती हैं और आप लोगों को बहुत पसंद भी आती है वो सलाह। तो आइए आज बात करते हैं कि तीसरी तिमाही तक आते आते क्या परिवर्तन होते हैं महिलाओं में, इस पर बात करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एवरीबॉडी। एज यू ऑल नो, आई एम अ प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 30 इयर्स एंड आज हम प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही की बात करेंगे जी। आखिरी के 3 महीने जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। एंड महिला को सबसे पहले तीसरी तिमाही में प्रवेश करते ही क्वेश्चन आता है कि मैडम मेरी डिलीवरी कब होगी। उसे डेट पता करनी होती है जी। और इसमें जो उसके 40 सप्ताह कब होंगे ये डेट उसको बताई जाती है। और जो डिलीवरी होती है वो 40 सप्ताह पे उस डेट पे कभी नहीं होती है। अच्छा, आगे पीछे होती है जी। 37 वीक्स तक बच्चा मैच्योर हो जाता है। 37 वीक्स के बाद उसकी टर्म डिलीवरी कहलाती है। 37 वीक्स 37 हफ्ते से पहले यदि उसको पेन आ जाए और बच्चे होने की स्थिति बन जाए तो वो प्रीमेच्योर लेबर होता है, जो थोड़ा घातक होता है जी। और 40 वीक्स जो उसकी लास्ट डेट होती है उसे भी क्रॉस करना घातक होता है। कभी कभी महिला कहती है अरे जब भी दर्द आएंगे हम चले जाएंगे। ऐसी क्या तारीख की इम्पोर्टेंस है? लेकिन तारीख की इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जो प्लासेंटा है उसकी जो बारीक बारीक नसें हैं जो बच्चे को फूड सप्लाई, ब्लड सप्लाई करती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं। अच्छा। तो बच्चे को अंदर एक्सीडेंटली डेथ भी हो सकती है अगर तारीख क्रॉस होती है जी। तो तारीख पे दर्द आके और डिलीवरी होना जरूरी है। तारीख के अंदर रहना जरूरी है जी। एक मूवी आई थी 3 इडियट, उसमें बड़ा वो था एक डायलॉग, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वो उसमें हम देखते हैं वो कुछ परिवर्तन होता है इस तीसरी तिमाही में और ऐसा लगता है कि अंदर बच्चा जो है अब हरकत, मूवमेंट करने लगा है, लात मारता है, ये करता है। तो तीसरी तिमाही में जो परिवर्तन होते हैं महिलाओं में, वो थोड़ा सा बताइए मैम। तीसरी तिमाही में बड़े इम्पॉर्टेंट परिवर्तन होते हैं। जो बच्चा सेकेंड ट्राइमेस्टर तक लगभग 1 kg वजन का हो जाता है, वो फुल टाइम होने तक लगभग इंडियन बेबीज़ 2.5 किलो से 3.25 किलो के बीच का वेट अचीव करते हैं। एक थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ, इंडियन बेबीज मतलब दूसरे कुछ चेंजेस दूसरी कंट्रीज में वहाँ के बेबीज ज़्यादा हैवी होते हैं। अच्छा। उन कंट्रीज के बच्चे ज़्यादा हैवी होते हैं। तो अपने इंडियन बेबीज हैं वो एवरेज वेट उनका 2.5 किलो से 3.25 किलो तक का रहता है। वहाँ का एवरेज वेट विदेशों में 3 किलो से ज़्यादा होता है जी। सो अपने बेबीज़ ये जो वेट गेन है 1.5 किलो से 2 किलो का वेट गेन, ये लास्ट 3 मंथ्स में अचीव करते हैं जी। हाइट जो बच्चे की 10 इंच तक रहती है वो 20 इंच तक हो जाती है लास्ट 3 मंथ्स में। सो पेट का उभार बढ़ जाता है। जब पेट का उभार बढ़ता है तो नेचुरली एट द कॉस्ट ऑफ मदर की तकलीफें बढ़ती हैं। तो वो साइकोलॉजिकल टेंशन और मूड स्विंग्स तो चलता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था वो थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन ये उभार की वजह से, प्रेशर की वजह से, वेट की वजह से जो चेंजेस होती हैं वो सबसे पहले हार्ट बर्न, बहुत तकलीफ होती है। जल रहा है, खाना वहीं का वहीं ठहरा हुआ है, हजम नहीं हो रहा है। अच्छा। तो उसका इलाज ये है कि भाई आप फ्रीक्वेंटली थोड़ा थोड़ा खाइए और रात को सोने से 2.5 घंटे पहले अपना डिनर ले लीजिए। सेकेंड होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, पॉटी करने में बहुत तकलीफ होना, परेशानी होना जी। और यहाँ तक कि पाइल्स, बवासीर के मस्ते तक हो जाना, ये भी एक प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकली आ जाता है और डिलीवरी होने के बाद सब ठीक भी हो जाता है। लेकिन इसके भी छोटे छोटे नुस्खे हम मरीज को बता देते हैं भी। फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, फाइबर ज़्यादा खाओ, पानी ज़्यादा पियो। कुल मिलाकर खाने की जो थाली है वो मेरे ख्याल से इस तीसरी तिमाही में बदल जाती होगी। तीसरी तिमाही में और बेहतर हो जाती है जी। खाने की क्वालिटी तो फर्स्ट डे से ही अच्छी करनी है। फ्रूट्स ज़्यादा, फाइबर ज़्यादा, वेजिटेबल्स ज़्यादा, प्रोटीन का ध्यान, विटामिन का ध्यान, पर तीसरी तिमाही में और ज़्यादा ध्यान रखना है। तो किस प्रकार की थाली होना चाहिए? तिरंगी होनी चाहिए जी। तिरंगी थाली होनी चाहिए जी। सब चीज़ों का बैलेंस, प्रोपोर्शन ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि महिला एक के बदले 2 इंसानों का खाना खाएगी जी।
चपाती की मात्रा नहीं बढ़ाना है, जी, जी। प्रोटीन, मिनरल्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ाना है। चपाती कम करना है, रोटियां कम खाइए। एक और है मैडम, जो घर में बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं, दादी, नानी, मौसी, लाइक वो बड़े वो लड्डू बना के देती हैं इस दौरान, तो वो अच्छे होते हैं सेहत के लिए, खाना चाहिए इस दौरान, क्या है वो? हम सब डॉक्टर्स बहुत एंटी लड्डू हैं क्योंकि जब लड्डू बनता है तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें तो उसमें निश्चित आती हैं जी। बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, हाँ। नारियल, खोपरा, सारी अच्छी चीज़ें, लेकिन उनको घी में भुना जाता है, आटा मिलाया जाता है। जितना माल है उतना आटा चाहिए, और हम आटे और घी को कतई अच्छा नहीं मानते हैं। सो हमारी राय रहती है कि उनको या तो प्राकृतिक रूप में हल्का सा सेक कर उनको ऐसे ही उनका सेवन किया जाए। मुट्ठी भर नट्स एक महिला दिन भर में ले सकती है मिक्स करके, जो भी उसको ज़्यादा पसंद हो, पर उनको दिन भर में खाना लड्डू बांध के तो नहीं खाना, क्योंकि लड्डू बांधने के लिए बहुत सारा घी चाहिए। और आजकल जितनी हम लोग मेहनत करते हैं, शायद हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। पहले ज़माने में बहुत घी खाती थी महिलाएं, लेकिन आजकल जो लाइफस्टाइल है उसमें घी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम उतनी मेहनत तो करते ही नहीं हैं जी। और पहले जैसी दादी नानी भी अब रही नहीं है और पहले जैसी बहुएं भी नहीं रही है, तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। अब इसमें ये तो हमारी बातें हो गई कि थाली किस प्रकार की होना चाहिए, क्या डाइट्स होना चाहिए। अब बात आती है डॉक्टर के पास की। तो इस तिमाही में, अंतिम ये जो तिमाही है, कब डॉक्टर के पास इसमें जाना है और कौन सी महत्वपूर्ण जांच है जो इस दौरान होगी? डॉक्टर की विजिट्स बहुत फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। इस तिमाही में एवरी 15 डेज डॉक्टर को मिलना है, और 36 सप्ताह के बाद, 9वां महीना लगने के बाद तो एवरी वीक मिलना है। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तो एवरी अल्टरनेट भी मिलना पड़ता है। और जब महिला डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर सबसे पहले उसका वज़न असेस करता है कि कितना वेट गेन अब तक हुआ है और अब कितनी तेज़ी से वेट बढ़ रहा है। ज़्यादा तेज़ी से वेट बढ़ना खतरनाक होता है। पैरों पे बहुत सूजन भी खतरे की सूची देती है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पैरों पे सूजन ज़्यादा बढ़ती है, तो कई महिलाएं सोचती है अरे पैर तो सूजते ही हैं, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाना चाहिए। सेकेंड टेस्ट है अपना शुगर, ग्लूकोज लोड करके हम लोग नॉर्मल महिलाओं को भी 75 ग्राम्स ग्लूकोज लोड करके 1.5 घंटे बाद उनका शुगर चेक करते हैं जी। और यदि वो शुगर एक सीमित वैल्यू से ज़्यादा आती है तो उनको और थरली इवैल्यूएट करते हैं कि वो डायबिटीज़ तो नहीं डेवलप हो रही है, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गई है। आज से कुछ सालों पहले कभी प्रेगनेंसी में शुगर नहीं आती थी। आजकल थोड़ी लेट मैरिजेज हो रही है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। हर 6वीं 8वीं महिला को शुगर हाई निकल आती है, तो उसको डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करने पड़ते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ का प्रेगनेंसी में बहुत बहुत विपरीत असर होता है। सो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन हो गई है, एंड उसको प्रॉपर टाइम पे कैच करना ज़रूरी है, जिसे हम एक वो ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करते हैं, उसके ज़रिए हम लोग डायबिटीज़ कैच कर लेते हैं। और महिला को, पहले महिलाएं बड़ी कम उम्र में शादी करती थी, लाइफस्टाइल डिफरेंट था, तो डायबिटीज़ कम होती थी। आजकल बड़े फ्रीक्वेंटली देखने मिलती है। उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया जाए और फ्रीक्वेंट विजिट्स में उसको कंट्रोल रखा जाए तो सेफ डिलीवरी हो जाती है। मतलब डायबिटीज़ जो है वो इस दौरान बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए। शुगर लेवल नॉर्मल होना चाहिए। हाँ। बढ़े हुए शुगर लेवल बच्चे को नुकसान कर सकते हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ इसको कहा जाता है जी। अब हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रही थी कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनीमिया। अच्छा। खून की कमी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब डिलीवरी होगी तब लगभग 500 ml से 1 लीटर ब्लड नॉर्मल डिलीवरी में बहेगा। कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो और ज़्यादा ब्लीडिंग, तो इस ब्लीडिंग के लिए महिला को तैयार रहना चाहिए। तो उसके हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़िया चाहिए, एनीमिया नहीं होना चाहिए। 9 ग्राम से कम खून को एनीमिया कहा जाता है। तो यदि एनीमिया है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, आयरन टैबलेट्स, इंजेक्शंस अवेलेबल है, वो लेना चाहिए। वो इसी दौरान लिया जाता है पहले से ही? अगर एनीमिया पहली तिमाही में तो अपन आयरन स्टार्ट नहीं करते हैं जी, दूसरी तिमाही में स्टार्ट करते हैं, और तीसरी तिमाही में यदि हीमोग्लोबिन कम है तो बड़ा थरो इलाज उसका करना होगा। युद्ध स्तर पर एनीमिया का इलाज किया जाता है। मैम, हमने पिछली 2 माही में, पिछली जो दोनों 2 माही की तिमाही की बात की थी, उसमें सोनोग्राफी का एक बड़ा महत्वपूर्ण हमने देखा था कि कब कब होना चाहिए। तो अभी इस तीसरी तिमाही में भी ज़रूरी पार्ट है? तिमाही में तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा। सोनोग्राफी करना।
यदि बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन है, मदर में ब्लड प्रेशर, जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो जल्दी करते हैं। जी। यदि डॉक्टर को लगता है कि सब अच्छा है, क्लिनिकली चेक करने में पानी की मात्रा, बच्चे का साइज़, वजन सब ठीक लग रहा है, तो 9th मंथ स्टार्ट होने पे 36-37 हफ्ता पे एक सोनोग्राफी की जाती है। वो हमको सबसे पहले वो बताती है कि बच्चे की पोजीशन क्या है। जी। यदि बच्चा सिर के बल सामने आ रहा है, नीचे सिर है, हाँ। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, जी। तो सब कुछ सही है। यदि बच्चे के पैर सामने आ रहे हैं तो ब्रीच प्रेजेंटेशन है। अच्छा। बच्चे के हाथ आ रहे हैं तो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है। तो ये दोनों प्रेजेंटेशन अबनॉर्मल है और इनमें सिजेरियन की आवश्यकता पड़ सकती है। अब यही मैं क्वेश्चन भी करने वाला था मैम, इसी बात को लेकर कि ये जैसे बच्चे की जो हम अवस्था देखते हैं, तो जैसे आपने कहा कि कभी वो सर सामने होता है, कभी पैर सामने होता है, तो क्या यही चीज़ डिपेंड करती है कि उस महिला की नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा? ये एक मेजर फैक्टर है जी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे जो 9th मंथ की हम सोनोग्राफी करते हैं, उसमें हम बच्चे के आसपास फ्लूइड कितना है, एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, वो हम लोग असेस करते हैं। जी। अगर फ्लूइड की मात्रा अच्छी है तो बेबी स्वस्थ है। उसके बाद हम प्लासेंटा की पोजीशन लोकलाइज करते हैं। जो प्लासेंटा है वो ऊपर बाजू में रहता है। जी। निचले हिस्से में बच्चा आता है और प्लासेंटा उसके पीछे रहता है और बाद में आता जी। है। कभी कभी प्लासेंटा आगे आ जाता है, जी। बच्चे के सामने आ जाता है, तब भी डिलीवरी नीचे के रास्ते से होने में डिफ़िकल्टी आ सकती है और वैसा डिसीजन ले सकता है। जी। तीसरा, फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि बच्चे के गले में नाल वाल तो नहीं है। हाँ, ये नाल वाला तो भी एक बड़ा वो रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार नाल है तो बच्चा सर्जरी से ही होगा। अच्छा। जब लेबर में बच्चा जाता है, दर्द आते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये नाल हमारे बच्चे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, रोक रही है, नीचे नहीं आने दे रही है कि बच्चा आ रहा है। जी। तो सोनोग्राफी के जरिए हम एक मोटा मोटा असेसमेंट कर लेते हैं कि अंदर की स्थिति क्या है। यदि अंदर सब अच्छा दिखता है सोनोग्राफी में, जी, तो फिर मरीज को हम लोग 9th लगने के बाद इंटरनल चेकअप के लिए भी बुलाते हैं। उस दौरान हम माँ की हड्डियों का, पेल्विस का असेसमेंट करते हैं जी। कि नीचे हड्डियों में कितनी जगह है, हाँ। बच्चे का स्टेशन क्या है, बच्चा कहाँ तक पहुँचा है, बच्चेदानी का मुंह कितना फैल रहा है, कितना कठोर है, नीचे से आने की संभावनाएं क्या है, ये असेस करते हैं। तो कुल मिला के 9th मंथ की जो सोनोग्राफी है और इंटरनल चेकअप है, दोनों मिला के हमको बहुत सारा आइडिया दे देते हैं कि हमारी डिलीवरी किस रास्ते से होगी। क्या प्राकृतिक रास्ते से होगी कि सर्जरी से होगी। क्या हमें प्राकृतिक लेबर पेन्स का वेट करना है कि हमें लेबर इंड्यूस करना है। कभी हमें स्थितियाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखता है तो हमें 37 हफ्ता लगते ही डिलीवरी को इंड्यूस करने की भी सलाह मरीज को देनी पड़ती है। और यदि सब नॉर्मल है तो हम आराम से 40 सप्ताह तक मरीज को वेट करते हैं। उस दौरान हम मरीज को हफ्ते में एक बार बुलाते हैं और बच्चे की हम हार्ट बीट चेक करते हैं। इसको NST कहा जाता है जी। और ये एक स्पेशल मशीन कार्डियोटोग्राफी के जरिए होता है और मरीज का एक, बच्चे की हार्ट बीट का एक ग्राफ जैसा निकलता है जी। जैसे बड़ों का ECG निकलता है। और वो हमें दर्शाता है कि हमारा बच्चा अंदर कितना स्वस्थ है, खुश है और सही इसमें है। यदि उसमें कुछ बच्चे में कुछ कार्डियोग्राफ में कुछ हमें गड़बड़ लगे तो भी हमें जल्दी से डिलीवरी की सलाह देना पड़ती है। सो ये एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट है। ये हम प्राय मरीज को 9th मंथ स्टार्ट होते ही हफ्ते के हफ्ते बुला के करते हैं। तो कई बार मरीज को लगता भी यार जाओ, घंटे बैठे रहो, चेक कराओ, लेकिन ये सब बड़ा जरूरी है। और यदि कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हमें ऑल्टरनेट डे भी बुलाना पड़ता है। सो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि अल्टीमेटली वो हमारा ग्रेट डे मॉमी बनने का कब आएगा, हमारी डिलीवरी कैसे होगी और हमारा प्राकृतिक होगा कि हमारा सिजेरियन। ये तो बड़ा एक अलग ही अनुभव होता है। और अंतिम जो तिमाही होती है उसके भी लास्ट डेज जो होते हैं, बड़ी खुशी का माहौल होता है। एक असमंजस की स्थिति एक हमने देखी है। कुछ लोग कहते हैं कि काम करते रहो, इस दौरान चलते रहो, फिरते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये आराम का समय है। तो ये एक डॉक्टर की सलाह इसमें क्या है? ये बिल्कुल भी आराम का समय नहीं है, स्पेशली अगर महिला सब तरीके से नॉर्मल है जी। तो जो काम करने की उसको आदत थी, अगर पहले से वो अपने घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन सब करती है, उसको करना है। अगर वो ऑफिस जाती है उसको जाना है। अगर उसका सारे पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर, शुगर सब ठीक चल रहा है तो उसको अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से व्यतीत करनी है। बल्कि 9th स्टार्ट होने के बाद
एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा योगा क्लासेस, आजकल तो एक्सरसाइज टीचिंग क्लासेस भी होती है जी। ऑनलाइन सब, हाँ। वो सब करना है। किसी भी चीज़ से हिचकना नहीं है, अनलेस कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जी। उसमें डॉक्टर उससे कह रहा है कि नहीं भाई तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तो ही वरना करें। ऐसा कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं, नहीं। ये तो बल्कि बहुत खुशी का समय है। अभी उसका एक फंक्शन होने वाला होता है जी। जो कुछ लोग 8th मंथ में करते हैं, 9th में करते हैं, गोद भराई। बेबी शावर बोलते हैं, हाँ, एक गोद बेबी भराई। हाँ। फिर आजकल नया फैशन निकला है, लोग शूट्स करते हैं, शूट करते हैं। जी जी। हस्बैंड एंड वाइफ अपने जो बेबी मम्मी की टमी में है, हाँ। उसके साथ अच्छे अच्छे पोजेस निकाल जी, के जी। शूट करते हैं। एक उत्सव तो वो के एक रूप में उत्सव मनाने जैसा जाने होता का। है। जी। तो ये सब कुछ नॉर्मल में चलता रहता चलता है। तो हमारी महिलाएं ये तो समझ ही गई हैं सभी कि अब इस अंतिम तिमाही में क्या क्या ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। मैम, इसके अलावा ऐसी कोई जो सलाह है जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, तो वो भी आप बताएं इस अंतिम तिमाही की। अंतिम तिमाही में अच्छे खान पान के साथ महिला को खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जी। उसको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है, क्योंकि सामने वो दिन आएगा, उसको बहुत सारे लेबर पेन्स आएंगे, उसको उनसे डर के नहीं रहना है, हाँ। उनका सामना करना है। उसको हस्बैंड का भी सपोर्ट चाहिए, जी। हस्बैंड की बहुत सारी हेल्प चाहिए, हाँ। जहाँ वो काम करती है उन लोगों का भी बड़ा पॉजिटिव सपोर्ट चाहिए। जी। उसको एक अपना बैग रेडी करके रखना चाहिए, हाँ। क्योंकि 37 वीक्स के बाद तो कभी भी दर्द आ जी, सकते जी, हैं, जी। तो उसका बैग हमेशा रेडी रहे। उसको अपने हॉस्पिटल और डिलीवरी की जगह भी निश्चित कर लेनी चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए। हाँ, वो डॉक्टर कहाँ से डिलीवरी लगातार करनी है। संपर्क करते हाँ, हैं। ताकि उसका मन ऐसा बना रहे। जी। और जो वुड बी डैड है, हाँ। उसको भी अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि इतना बड़ा गिफ्ट उसको मिलने वाला है तो उसको अपनी वाइफ के लिए और बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा गिफ्ट लेके रेडी रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। ताकि वो उस समय उसको दे सके। जी जी। तो महिलाओं, कहते हैं ना कि दर्द तो हमेशा दुख देता है, लेकिन जीवन में यही एक दर्द है जो आपको खुशियाँ, उत्साह देता है। और जैसा कि मैडम ने बताया कि जितनी जिम्मेदारी महिला की है माँ बनने की, उससे कई गुना ज़्यादा जिम्मेदारी है एक पिता की, उस पति की जो पिता बनने वाला है। तो मिलकर इस उत्सव का आनंद लीजिए, डॉक्टर से सलाह लेते रहिए। और मैडम ने आप इतनी सारी जानकारी दी, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपको और भी कोई सवालात करने हैं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्ते जी।